हटिए, हटो सर। इसने पहली बार देखा। मैं यहाँ से गुजर रहा था सर, तो बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। यहाँ के देखा तो बच्चा रो रहा था और एक लाश पड़ी थी वहाँ, औरत की। रानी भाई बाहर लगे। गला घोंटकर मारा गया है। गले पर निशान देख रहे हो? कुछ पता चला ये कौन है? जी सर, पता किया। ये प्रोस्टिट्यूट है, हाईवे पे धंधा करती थी। बैकवर्ड, पिछले हफ्ते में जिस औरत की डेड बॉडी मिली थी वो भी तो प्रोस्टिट्यूट थी। जी सर। ठीक है, फॉरेंसिक को बुला और इसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर। अपने पूरे करियर में मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं जहां जुर्म की वजह होती है जलन, या फिर लालच, या फिर बदले के लिए जुर्म किया जाता है, या फिर कभी कभी सिर्फ मजे लेने के लिए। नमस्कार, मैं इंस्पेक्टर राजेश जाधव, क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस भाग में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको जिस केस के बारे में बताने जा रहा हूं, वहां जुर्म की वजह थी एक आदमी की सनक। ऐसी सनक जो शायद उस आदमी की जिंदगी के साथ ही खत्म हो जाती। उस सनक में ऐसे क्राइम्स किए गए जिसे सुनकर, जिन्हें जानकर आपकी रातों की नींद उड़ जाती। सर, इस औरत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पिछले हफ्ते मिली औरत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैच करती है। दोनों को मारने से पहले उनके साथ सेक्स किया गया था, जिसके बाद उनका गला दबा के उन्हें मार दिया गया। और एटलीस्ट इस केस में तो ऐसा नहीं लगता कि ये मर्डर पैसों के लिए किया गया हो, क्योंकि बॉडी के पास तो पैसे पड़े हुए हैं। समझ में ये नहीं आ रहा है कि जिस किसी की भी साथ ये गई होगी उसने इसे मारा क्यों। जरूरी नहीं कि वो एक ही आदमी हो। एक नोटिस की तुमने बात गायकवाड़, इसकी गर्दन पर ग्रीन नायलॉन रस्सी के छोटे छोटे रेशे मिले। सर, लेकिन ऐसा कुछ तो हमें पिछले केस में नहीं मिला था। हो सकता है तब रस्सी नहीं हो। मुझे ऐसा लगता है गायकवाड़, इन दोनों मर्डर केसेस में कुछ ना कुछ कनेक्शन है, क्योंकि पीएम रिपोर्ट और मारने का तरीका दोनों सेम है। हो सकता है कातिल भी सेम हो। सर, ये बच्ची कब से रो रही है, चुप ही नहीं हो रही है। अरे ए सोनू, इकडे बघ, इकडे बघ, इकडे बघ। आले आले आले। हंसी। माँ की गोद की आदत पड़ गई है इसको। गायकवाड़, एनजीओ वालों को बोल दो कि इसको आकर ले जाए। जी सर, बता दिया। इधर दे, इधर दे। चल चल जल्दी, हाथ चला राजू। हाँ भाई, चल एक। ये देना। अरे जाना दूंगा, एक मांगने आ गया, तू दे दे मेरे को। हे राजू, भिखारी बहुत डेली का उसका। अरे बच्चा है, कुत्ता नहीं है। चल बेटा, भूख लगी तेरे को, वड़ा पाव दे उसको, दे वड़ा पाव। ले भाई, और दू क्या? चल काम कर, चल जल्दी जल्दी कर। अरे भाऊ, याद है वृंदा वहिनी का फोन आया था? अरे हाँ, वो मेरा बात हुआ, वो सुबह मिल नहीं पाया ना, बस वही बोल रही थी। और ये क्या है, तुम्हारा वहिनी वहिनी लगा रखा है, अभी तक लगन नहीं हुआ मेरा और उसका। तो भाऊ नहीं हुआ तो हो जाएगा ना। आई, जो महेश अंकल ने चॉकलेट दी थी ना, वो मुझे दो ना। चॉकलेट चाहिए तुझे? देती हूँ। चॉकलेट। आजकल बहुत ख्याल रख रहा है तुम दोनों का महेश। अच्छा लगता है मुझे महेश, हम दोनों का बहुत ख्याल रखता है। इतना ही ख्याल रखता है तो उसके घर क्यों नहीं चली जाती, यहाँ पे क्यों पड़ी है? और वो महेश एक नंबर का गुंडा है, तुझसे शादी कभी नहीं करेगा। और यहाँ हमारे सर पे बैठने से अच्छा है तो ससुराल क्यों नहीं चली जाती? वहां जा, अपना और अपनी बेटी का हिस्सा मांग। अगर काय बोलती है तू? बहन है वो मेरी, यहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगी? कहीं भी जाए, हमारे घर से निकल जाए, हमें चैन से जीने दे। लो, नाम लिया और हाजिर हो गए। इन्हें लेने आए हो, लेके जाओ, जाओ। तू टेंशन मत ले, एक दिन लेने के लिए भी आएगा मैं।
तब तक इनके यहाँ रहने से तुम लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रतीक के बाप का घर नहीं है सिर्फ, वृंदा के बाप का भी घर है। देख भाई ऐसे कुछ नहीं है, बहन है वो मेरी। चुप कर। अगर मेरे को पता चला कि तुमने वृंदा को और प्राची को तकलीफ दी है तो इधर आना जाना लगा रहता है मेरा। तुम दोनों का बराबर हिसाब करेगा मैं। चलता हूं वृंदा। गले पर निशान देख रहे हो? इसको भी गला घोंट कर मार दिया गया है। मतलब चांसेस है कि ये भी प्रोस्टिट्यूट हो सकती है। अगर ये है तो फिर ये कोई ऐसे सीरियल किलर का काम है जो सिर्फ प्रोस्टिट्यूट्स को अपना टारगेट बना रहा है। मगर वो इन्हें मार क्यों रहा है? क्या मोटिव हो सकता है? फिलहाल इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और उनको बोलना जरा जल्दी भेजे रिपोर्ट। सर, मंग्या की आई कह रही थी आज हाईवे पे एक और औरत की लाश मिली है। चांदनी, हसीना और अब पिंकी। ऑफ कोर्स ये इनके असली नाम तो नहीं होंगे। 3 प्रोस्टिट्यूट्स का मर्डर हुआ है और वो भी हाईवे पर जहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। बहुत ही प्लानिंग से ये सब कर रहा है गायकवाड़। हाँ, मैंने बीपी की गोली ले ली है और सुबह से एक भी तीखा वड़ा पाव नहीं खाया है। सर, हाँ वड़ा हाँ, टीवी क्या है टीवी पे? हाँ, रुको रुको देखता हूँ। हाईवे पर एक के बाद एक 3 देह व्यापार में लिप्त औरतों की लाश मिली है। कातिल बड़ी ही चालाकी से अपने काम को अंजाम दे रहा है। पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। तकरीबन 10 दिनों में 3 औरतों का कत्ल हुआ है और पुलिस है कि उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। मैं कैमरामैन आकाश के साथ लाइक खान। काय काम संभली काय सगळी? चलो चलो, टीवी बघतायत। शोभा, ये बताने के लिए फोन किया तुमने मुझे? अरे बाबा, रिपोर्टर अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। हाँ चलो, रखो फोन अभी। हाँ, अरे तुम्हारी कसम, मैंने सुबह से एक भी वड़ा पाव नहीं खाया है। हाँ हाँ चलो, अरे रखो बाबा, रखो। हाँ चलो, ओके ओके बाय। अरे सर, क्या है? अभी तो आपने कसम खाई है। हाँ तो सुबह से एक भी वड़ा पाव नहीं खाया, ऐसी कसम खाई है मैंने, अभी खा रहा हूँ। सर, हाँ, पिंकी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, फिर से वही, मारने से पहले उसके साथ सेक्स किया गया था और गले पे ग्रीन नायलॉन की रस्सी के रेशे मिले। मतलब मर्डर वेपन एक ही है, ग्रीन नायलॉन की रस्सी। एक काम करो, हाईवे पर सिविल में पेट्रोलिंग बढ़ा दो। इससे पहले वो किसी और का खून करे, हमें उसे पकड़ना ही होगा। तू भड़क क्यों रहा है? अरे भड़कू नहीं तो और क्या करूं? तू काम पे लग गई और मेरे को मालूम तक नहीं। अरे मैं तुझे बताने वाली थी, तुम्हें छुपाकर नौकरी थोड़ी करती हूँ मैं। अरे मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि तेरे को नौकरी क्यों करनी है। तेरे को देता है ना मैं सब, तेरी बेटी का भी ख्याल रखता है मैं। मुझे पता है कि तू ख्याल रखता है, लेकिन मैं नौकरी प्राची के लिए कर रही हूँ। जिधर पे तू काम पे लगी उधर का सेट कैसा है? अरे अच्छा आदमी है वो, तू परेशान मत हो। अच्छा मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ, ठीक है? ठीक है। ये देखिए मैडम, ये बहुत प्यारी साड़ी है जी। अब पैसे काउंटर पे दे दीजिए। एक बात कहूँ जी? वो साड़ी तो कस्टमर ले गई, लेकिन वो साड़ी जब तुम अपने बदन पर ला कर दिखा रही थी ना, तो देखा मैंने, बहुत खूबसूरत दिख रही थी।
वैसे सोचता हूँ वैसी सेम साड़ी तुम्हें एक गिफ्ट दे दूँ, पर अगर मैं तुम्हें साड़ी गिफ्ट दूंगा तो तुम्हें भी तो मुझे कुछ देना पड़ेगा ना, समझ रहे हो ना? पगार भी बढ़ा दूंगा। वो मैंने आपको बताया था ना, मुझे घर जल्दी जाना है आज। मैं जाऊँ क्या? हाँ हाँ जाओ ना, लेकिन जो मैंने कहा ध्यान में है ना? महेश, कितने बार बताऊं मैं तुम्हें, वो सेठ के साथ मेरा कोई चक्कर नहीं है। मैं बस अपने काम से काम रखती हूँ। देखा तेरा काम से काम में, कैसे दांत फाड़ फाड़ के हंस रही थी तू। ऐसा कुछ नहीं है महेश। वो खुश था क्योंकि मैंने आज सेल अच्छी की थी। वो बस मेरी तारीफ कर रहा था। देख, तू अगर मेरे को धोखा देगी ना तो मैं महेश, मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगी? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगी तुम्हें। सच्ची? हाँ। दीपा, ए दीपा, सुन तो, या देख दीपा, अच्छी तरह से बता रही हूँ, तेरी वो विधवा ननद वहाँ गली में उस महेश के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। अच्छा दिखता है ये? आखिरी बार समझा रही हो, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। अच्छे से समझा दो उसको। बहुत हो गया अभी, और नहीं सहन कर सकती मैं। बहुत सही बनी। दीपा, अरे मेरी बात सुनो, इतनी छोटी बच्ची लेके कहाँ जाएगी ये? जहाँ जाना है जाए, और वो है ना उसका यार महेश, वो देख लेगा। दीपा मेरी भांजी है वो। चलो बेटा, हो गया। अरे वो छोटी बच्ची है। चलो चलो चलो, बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने। दीपा मेरी बात सुनो, मैंने बहुत सुन लिया। बिल्कुल। दीपा, अरे राजू, भाऊ, ये राजू है, महेश के ठेले पे काम करता है। हाँ, क्या है राजू? वो क्या, वो भाव ने अभी प्राची के लिए ये गिफ्ट खरीदा, तो उन्होंने बोला कि ये दे देना, ये चॉकलेट भी दे देना, और बड़ा पाव भी है प्राची के लिए। मैं चलता हूँ। चलता हूँ। देखा, अब ये और इसका यार हमें हमारे घर से कब निकल देगा ना, पता भी नहीं चलेगा। बहुत हो गया ये। देखा है वृंदा को? अरे क्या हुआ, ऐसा चुप क्यों है? कुछ हुआ क्या? अरे बोल ना, कुछ हुआ क्या? भाव, वृंदा वहिनी के साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा उस घर में। कितनी अच्छी फिल्म थी ना। हाँ। कितने दिनों बाद ऐसे बाहर निकले हम लोग। कितना अच्छा लग रहा है। वरना तुम्हारी बहन, उसने तो जीना हराम करके रखा है हमारा। तुम क्यों सोचते हो उसके बारे में ऐसे? महेश, अरे महेश, मार क्यों रहा है उनको? अभी तो सिर्फ थप्पड़ मारा है, इसके आगे सोच भी नहीं सकता कि मैं क्या करेगा। समझा दे तेरी बाइकों को कि अगली बार वृंदा के सामने ऊंची आवाज में बात हुई की ना, काट के इधर ही गाड़ देगा मैं तुम दोनों को, समझा ना? क्या भाव, क्या बात है? हाँ, आज आप इतनी जल्दी आ गए सुबह सुबह? अरे दिन में काम से जाना है, सोचा जल्दी जाके गाड़ी लगा देता हूँ, लेकिन देखना गाय गाय में पूरा तेल गिर गया। अरे भाव, आप बिंदास जाओ। अरे आप बिंदास जाओ, मैं संभाल लेगा, जाओ। पक्का संभाल लेगा ना? भाव, आप बिंदास जाओ, मैं संभाल लेगा सब कुछ। दो। ठीक है।
वालों को इन्फॉर्म करो कि बच्चे को लेकर जाओ। सर क्या लगता है उसी सीरियल किलर का काम होगा? या तो वो हमसे 2 कदम आगे चल रहा है या हम बहुत स्लो है। क्या हुआ सर, यहाँ क्यों रुके? दिमाग काम नहीं कर रहा। वडापाव खाते गायतोंडे सगळ्यांसाठी वडापाव सांगा हां, आणि माझ्यासाठी एक्स्ट्रा हे चटणी आणि मिरची। अरे सर आप ये क्या कर रहे हैं? आपके लिए वड़ा पाव मना है, वो भी तीखा। मेरे लिए थोड़ी है, तुम्हारे लिए मंगा रहा हूँ। आओ वड़ा पाव बन। हाँ, और एक में थोड़ा ज़्यादा चटनी डालना और मिर्ची भी देना। हो सर, ठीक है। क्या सगळ्यांनी ये आपका चटनी वाला। गायकवाड़, इस औरत के गले पर जो रस्सी के निशान थे उसमें भी अगर हमें वो ग्रीन रस्सी के ट्रेसेस मिलते हैं और अगर इस औरत के साथ भी मारने से पहले सेक्स किया गया है तो ये कंफर्म उसी सीरियल किलर का काम है। और शायद इस सीरियल किलर को पता चल गया कि हमने ये सायन पनवेल हाईवे पे पेट्रोलिंग बढ़ा दी, इसलिए उसने अपना अगला शिकार ये पनवेल खपोली हाईवे पे ढूंढा है। लेकिन अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये कि वो आदमी यहीं का आसपास का लोकल आदमी है, इसीलिए उसे हमारी हर मूव के बारे में पता चलता। पैसे दिले? चलो चलो बैठो बैठो। तुझी गाड़ी है करे? हो साहब। पावती है ना साहब? अच्छा बना दे वड़ा पाव, क्वालिटी मेंटेन रखना। जी सर। वड़ा पाव महेश, वड़ा पाव। गुड। आज फिर तो किसी को मार दिया? हाँ, सबको मार देगा मैं, सबको मार देगा मैं। बस कर अब, बहुत हो चुका। किसको नहीं छोड़ेगा मैं, सबको खत्म कर देगा मैं। चला सर ये जो लास्ट बॉडी हमें मिली है, सुना है इसका नाम रानी है, लेकिन हो सकता है कि ये भी गलत नाम हो। और इसके साथ भी मर्डर से पहले सेक्स हुआ है और इसकी गर्दन पर भी ग्रीन नायलॉन रस्सी के ट्रेसेस मिले हैं ना। मैं तुमको कह रहा हूँ गायकवाड़, इन चारों का खून एक ही रस्सी से एक ही आदमी ने किया है। लेकिन सर डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक इन चारों औरतों में जो सीमन सैंपल मिले हैं वो अलग अलग है। मतलब सेक्स वर्कर होने की वजह से इन्होंने शायद सेक्स किसी और आदमी के साथ किया है और इन्हें मारा किसी और आदमी ने। मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसका मोटिव सेक्स नहीं है, इसका मोटिव लूटपाट नहीं है क्योंकि पैसे इनकी बॉडी के पास ही मिलते हैं, तो फिर इसका मोटिव क्या है? वो क्यों मार रहे हैं इन औरतों को? और हमारे पास कोई क्लू नहीं है। तो फोरेंसिक रिपोर्ट से एक नया क्लू मिला है। इस रानी के गले पे, हाथ पे और गले पे जो ग्रीन रस्सी के रेशे मिले हैं उस पर कुकिंग ऑयल मिला है। मतलब जिस रस्सी से रानी का गला घोटा गया उस पर कुकिंग ऑयल लगा हुआ था, जो खुद को बचाते हुए और गला घोटते हुए रानी के गले और हाथ पे लग गया। और ये कुकिंग ऑयल भी वो है जो बार बार यूज किया गया है। बार बार यूज किया हुआ कुकिंग ऑयल। गायकवाड़, ये रस्सी जरूर किसी ऐसे आदमी की है जो फ्राइड फूड बेचता है। वो नहीं होता, वो ठेला वेला बांधने के लिए रस्सी नहीं यूज करते ये लोग। एक काम करो, पनवेल से लेकर कामण के बीच में जितने भी ये वड़ा पाव वाले, भजिया वाले, चाइनीज वाले, ये फरसाण वाले, जितने भी ठेले वाले, उन सब के ठेले चेक करो और देखो कहीं पर ग्रीन नायलॉन की तेल लगी हुई रस्सी मिलती है क्या। लेकिन सर सिर्फ पनवेल में ही 500 से 600 ठेले हैं। हमारे पास दूसरी कोई चॉइस है? अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कहावत है गायकवाड़, बेगर्स कांट बी चूजर्स। शटर क्यों बंद किया? तुमने तो कहा था ना
कि बदले में कुछ दोगे। हाँ? तो अब ना मत करना। हाथ कैसे लगाए तुम? हाथ कैसे लगाए? गलती हो गई, मैं गलती हो गई। मैं क्या देगा तेरे को? काम कर देगा तेरे को मैं। होगा वापस। नहीं, छोड़ दो, वापस नहीं करेगा। छोड़ दो। वापस नहीं। क्या धंधा करता है तू निकल वृंदा। ना? बोला था ना नौकरी करने की जरूरत नहीं है। देखा ना क्या हुआ? जबरदस्ती कर रहा था वो हरकत। अरे तेरे को लाख बार समझाया कि ज्यादा हंसने बोलने का नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ उसकी नहीं है, तुम सारे आदमी एक जैसे होते हो। एक अकेली औरत देखी नहीं कि सहारा देने के नाम पे उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हो। जिसे देखो वो मेरी लाइफ को कंट्रोल करने में लगा पड़ा है। घर में वो वही नहीं है, दुकान में वो गिरीश और यहाँ तुम। मुझे नहीं रहना है, मैं जा रही हूँ। सुन, तू इतना भड़क काय को रही है? क्या मांगता क्या है तेरे को? बोल, मैं करेगा ना तेरी मदद। बोल, क्या मांगता है तेरे को? तो लगता क्या है मेरा? हम दोनों का रिश्ता क्या है? रिश्ता मांगता है? मैं करेगा तेरे साथ शादी। क्या बोलती है? तो सचमुच मेरे साथ शादी करेगा? तू सिर्फ हाँ तो बोल, मैं कभी भी तेरे घर रिश्ता लेकर के आ जाऊंगा। और वो तेरी एडी वही नहीं है ना, वो खुशी के मारे नाच उठेगी कि चलो अच्छा हुआ पीछा छूटा। अरे अब तो हंसो पहुंच लेना। अरे हंसना, अभी करेगा ना मैं तेरे साथ शादी। ये रस्सी कहाँ से आई तुम्हारे पास? साहब वो मैंने कुछ दिन पहले खरीदी थी। प्लास्टिक बांधना पड़ता है ना, नहीं तो बारिश में पानी अंदर आ जाता है, इसलिए। शिरके। जी सर। ग्रीन नायलॉन की रस्सी ढूंढनी है, पीली नहीं। ओके सर। साहब मैं तो इधर भाखड़े पर ही था, ये रस्सी तो बहुत पुराना हो गया है, मेरे को नया लेने का था। कहीं ऐसा ना हो कि अभी बांधा और अभी टूट जाए। उसमें से थोड़ा सैंपल के लिए हम लेके जा रहे हैं, ठीक है? ठीक है साहब। सर हम लोग यहाँ तक आए हैं तो जादव सर के लिए एक महेश का वड़ा पाव लेते हैं चटनी डाल के। ठीक है चलेगा। गौली शिरके, तुम लोग बाकी की दुकानें चेक करो। सर ये तो बंद है। किसे? ये महेश किधर गया? बंद क्यों है? साहब महेश भाऊ ने आज जल्दी बंद किया, उनको किधर काम से जाना था आज। बहुत ज्यादा प्रेशर बना था हम पर इस केस को सॉल्व करने का। समझ नहीं आ रहा था क्या करें, क्योंकि इस केस में कोई भी सॉलिड लीड नहीं थी हमारे पास। कहने को इंफॉर्मेशन तो बहुत थी, लेकिन उसके आधार पर किसी भी नतीजे पर पहुंचना मुश्किल था, सिवाय इसके कि एक सीरियल किलर था जो हाईवे पर एक के बाद एक सेक्स वर्कर्स का खून कर रहा था। और तभी एक ऐसी घटना घटी जो इस प्रोस्टिट्यूट वाले एंगल से अलग थी। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? वृंदा? 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 दीपा, वृंदा को किसी ने मार दिया। वृंदा को क्या हो गया? बेटा तुम्हें अंदर किसने बंद किया? मैं अंदर खेल रही थी और बाहर से किसी ने कड़ी लगा दी। अरे वो आई को क्या हो गया? आई उठो। महेश ने मारा होगा। महेश ने वृंदा को मार दिया। अरे कोई आओ, अरे आओ देखो क्या हुआ। अरे महेश ने मार दिया वृंदा को। अरे तुम देख क्या रहे हो? फोन लगाओ पुलिस को। अरे महेश ने मार दिया वृंदा को, उसको देखो। पुलिस को फोन करो। हेलो पुलिस स्टेशन। चलिए हटिए। इनको बाहर निकालो सबको। जरा आप भी पीछे हो जाइए। गायकवाड़, एक काम करो गायकवाड़,
पंचनामा करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और फॉरेंसिक टीम को भी बुला लो। तू वो वड़ा पाव वाला है ना? तू यहाँ क्या कर रहा है? साहब, इसी ने मारा वृंदा को। हम घर आए तो ये यही था। मैंने नहीं मारा है सर, मैंने नहीं मारा है, लेकिन जिसने भी मारा है ना उसे छोड़ेगा नहीं, मैं नहीं छोड़ेगा मैं। चुप, घेऊन जायला। नहीं छोड़ेगा मैं, नहीं छोड़ेगा मैं। मैंने पहली बार वृंदा में ही देखा कि माँ क्या होती है। उसने अपनी इज्जत भी संभाली और अपनी बच्ची के लिए खड़ी भी रही। मैं बोला उसको सब खर्चा दूंगा मैं, फिर भी अपनी बेटी के लिए उसने नौकरी की और उस हलकट गिरीश के वहां वो नौकरी पे लग गई। इतनी अच्छी लगती थी वृंदा तो उसको मारा क्यों? मैंने नहीं मारा साहब उसको, लेकिन जिसने भी मारा होगा ना साहब उसको नहीं छोड़ूंगा मैं। अच्छा, तो उसका भाई, उसकी भाभी सब झूठ बोल रहे हैं। तू वृंदा को परेशान करता था, उसको धमकी देता था। मैंने वृंदा को धमकी नहीं दी थी साहब, मैंने प्रतीक और दीपा को बोला था कि उसको परेशान ना करें। मैंने तो वृंदा को सिर्फ इतना ही बोला था कि किसी के भी साथ ज्यादा हंसने बोलने का नहीं। अच्छा, क्यों नहीं हंसने बोलने का? मतलब तू कुछ भी कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकती, क्यों? ऐसा नहीं है साहब, दूसरों का छोड़ो, मैं वृंदा को हाथ में नहीं लगाया था और शादी से पहले साथ में सोना तो दूर की बात, अरे मैं तो प्यार करता था उससे, शादी बनाने का था, इसीलिए उसके घर पे मैं उसका हाथ मांगने के लिए गया था, लेकिन मेरे पहले वो वहां पे मरी पड़ी थी। हाथ मांगने गया था? हाँ साहब, करीब 2 बजे के आसपास वृंदा का मेरे को फोन आया था। हाँ हेलो महेश, आज तुम शाम को 4 बजे घर आ सकते हो? अरे शाम को कैसे आएगा मैं, इधर धंधा कौन संभालेगा? शादी की बात करने के लिए तुम एक दिन जल्दी दुकान बंद नहीं कर सकते? क्या तू मेरे को शादी के लिए बुला रही है? मैं गाड़ी बंद करके घर गया, कपड़ा बदली किया, उसके घर के लिए निकला। जब घर जाके देखा तो वो पहले से मरी पड़ी थी साहब। कितने बजे पहुंचा उसके घर? 4:45 बजे पहुंचा होगा साहब, तब तक वो मर चुकी थी। मैंने कुछ नहीं किया साहब, आपको पूछ रहा है तो राजू से पूछ लो साहब। चल चल, मैंने मान लिया कि तूने वृंदा को नहीं मारा। किसने मारा? उसके भाई और भाभी ने मारा होगा साहब, क्योंकि उनको लगने लगा था कि वृंदा उन पे बोझ बनती चली जा रही है, और उन दोनों ने भी नहीं मारा होगा ना साहब, तो उस हलकट गिरीश ने मारा होगा उसे। सर ऐसी कोई बात नहीं, किसी ने आपको मेरे बारे में गलत बोला है। मैं उससे बहुत अच्छे से बात करता था। एक अच्छा है, तेरे दुकान में सीसीटीवी है, दिखा, फुटेज दिखा, सब पता चल जाएगा किससे कैसे बात करता था। इसमें ये क्या, चेक करो जरा। पासवर्ड क्या है? सर अरे पासवर्ड क्या है? सर वो मुझे अच्छी लगती थी, लाइन भी देती थी मुझे, तो मुझे लगा सब। तेरे दुकान में ग्रीन कलर की रस्सी है? ग्रीन क्यों सर? तू नहीं बताएगा। गायतोंडे सर, जरा शोधा सगळीकडे, देखो रस्सी मिलती है क्या? नहीं है सर। वैसे काफी रंगीन, काफी शौकीन आदमी लगता है तू। हाँ, उधर तो जाता होगा। किधर सर? उधर प्रोस्टिट्यूट्स के पास। अरे नहीं सर, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। वैसा आदमी नहीं है? नहीं सर। तो वैसा आदमी है? हाँ, मतलब 1-2 बार गया हूँ। हाँ, 1-2 बार गया है और वहां जाने के बाद उनका खून भी किया है। सिर्फ 4 को मारा है, और को भी मारा? अरे नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा है। सब पता चल जाएगा। गायतोंडे सर, सापड़ली का? नहीं सर, दुकान चेक कर लिए और काउंटर भी देख लिए, कहीं ग्रीन कलर की रस्सी नहीं मिली। बोला ना सर, नहीं है सर कुछ। ठीक है, चला। तो इसे नहीं बताएगा, तेरे को है ना एक दिन हमारे यहाँ पे बुला के पूछूंगा। सर, एक बार रस्सी के लिए इस महेश के वड़ा पाव के स्टॉल को चेक कर लेता हूँ। कर लो। पूरी गाड़ी को अच्छे से चेक करो, देखो ग्रीन रस्सी मिलती है क्या। नहीं है सर। सर, वृंदा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके मुताबिक वृंदा के गले पे भी नायलॉन के ग्रीन कलर के रस्सी के ट्रेसेस मिले। मतलब हो सकता है कि ये भी उसी सीरियल किलिंग का हिस्सा हो। लेकिन वृंदा तो प्रोस्टिट्यूट नहीं थी और उसका मर्डर हाईवे पर नहीं, उसके अपने घर में हुआ है। जी सर। हमने महेश के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया, वो सच कह रहा है। वृंदा ने उसे 2 बजे फोन किया था
और वृंदा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत दोपहर 2 और 3:30 के बीच हुई है। महेश के मोबाइल लोकेशन के मुताबिक इस दौरान वो अपने घर पे था। महेश अपने घर से 3:30 बजे निकला और 3:45 बजे वो वृंदा के घर पहुंचा। वृंदा के भाई प्रतीक ने हमें 3:55 को फ़ोन किया था और हम वहाँ 4:15 बजे पहुंचे। सर ये सब देखते हुए मुझे लगता नहीं है कि महेश ने वृंदा को मारा होगा। और सर हमने महेश के वड़ा पाव की गाड़ी को भी चेक किया, वहाँ पे हमें कोई ग्रीन कलर की रस्सी नहीं मिली। वो तो रस्सी है गायकवाड़, वो तो गायब की जा सकती है, हटा दी जा सकती है। एक काम करो, महेश के साथ वो जो लड़का काम करता है उसको उठाओ, वो हमें बताएगा वहाँ रस्सी थी या नहीं, और अगर थी तो अब कहाँ है। साहब महेश भाऊ तो बहुत अच्छे आदमी है साहब, कितना मदद किया, मेरा काम दिया, मेरे को खोल ही दिया इधर मेरे को, मैं उनकी वजह से हूँ यहाँ पर। अरे लेकिन एक बात बता, ये तेरा महेश भाऊ दिमाग से एकदम सटका हुआ आदमी है, कितना गुस्सा आता है उसको। अभी देखना, गुस्से गुस्से में मार दिया ना वृंदा को। साहब महेश भाऊ नहीं मार सकते वृंदा बहनी को साहब, मतलब वो तो उल्टा चाहते थे उनको, ऐसा मतलब प्यार करते थे। कितना कुछ किया उन्होंने उनके लिए, मैंने देखा मेरे सामने कितना कुछ किया, कितना कौन का। हाँ, मैंने देखा। ठीक है जा। अरे राजू सुन, इधर आना, इधर। हाँ साहब। मेरे को एक बात बता, उस दिन गाड़ी बंद करके तू किधर गया था? मैं अपने खोली में गया साहब, बंद किया, खोली में चला गया। तो रस्सी लेके गया तू? रस्सी? ऐसे घबरा क्यों रहा है? मेरे को रस्सी के बारे में पूछ रहा हूँ, सांप के बारे में नहीं पूछ रहा। नहीं घबरा नहीं रहा साहब मैं। कौन सी रस्सी? रस्सी रे, वो तुम लोग ठेला वेला बांधने के लिए रस्सी, बारिश वारिश आती तो टपरी बांधने के लिए रस्सी यूज करते ना, वो लेके गया तू? वो तो साहब वो रस्सी नहीं मिल रही, वो तो मिल नहीं रही, तो ढूंढा नहीं? मैं पूछा साहब आसपास के, मैंने दुकान वाले से भी पूछा, मैंने ठेला लगाते हैं ना उनसे ही पूछा मैंने, किसी को मालूम ही नहीं साहब बस रस्सी कहाँ गई। क्या बात कर रहा है गायकवाड़, एक गरीब आदमी की रस्सी गायब हो गई, क्या कर रहे हो गायतोंडे? रस्सी गली, चल ठीक है देखते। ये जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है। एक काम करो, 24 घंटे तावड़े को इसके पीछे लगा दो, और तब तक इस रस्सी के बारे में महेश से पूछते। रस्सी तो गाड़ी में होगी ना साहब, उधर ही तो थी। तुझी गाड़ी चेक के लिए हमें क्या इतना ही है? साहब उधर ही थी, मैंने कल सुबह ही देखा था, उधर ही पड़ी थी गाड़ी में। पक्का उधर ही थी? हाँ साहब, लेकिन आप लोग मेरे से रस्सी के बारे में क्यों पूछ रहे हो साहब? रस्सी पे तेल गिरा था। अभी साहब इतना फ्राई करते तो रस्सी पे तेल तो गिरेगा ना साहब। साहब अभी तो आपको पता चल गया ना मैंने कुछ नहीं किया है साहब, फिर तो मेरे को छोड़ दो साहब। और साहब मैंने कुछ नहीं किया है साहब। सर ये गिरीश के कॉल रिकॉर्ड्स। सर इस कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक वृंदा के मर्डर के वक्त, मतलब दोपहर को 3:20 से 3:35 के बीच, ये गिरीश वृंदा के घर के आसपास ही था। उतला देना इधर देख रहे, सब सच बता रहा हूँ सर। बोल। मैं कल गया था वृंदा के घर सर, उसे माफी मांगने गया था और उसे वापस जॉब के ऑफर देने, क्योंकि वो मुझे अच्छी लगने लगी थी, उसको मिस कर रहा था सर मैं। पर मैं जब उसके घर के पास पहुंचा तो मैंने एक आदमी को वहां से भागते हुए देखा। दरवाज़ा खुला था सर, जब मैं अंदर गया तो देखा वृंदा जमीन पर मरी पड़ी है। मैं बहुत डर गया था सर, इसीलिए पहले झूठ बोला। सर मिर्ची लेके आओ, मिर्ची। ये अभी मिर्ची खा के ही सच बोलेगा। अरे सर आप मिर्ची क्या, मुझे गोली भी मारेंगे तो मैं यही बोलूंगा सर, क्योंकि यही सच है। तूने किसी को भागते हुए देखा? किसको देखा? हाँ वही आदमी था जिसने तेरे साथ झगड़ा किया था वृंदा के ऊपर से? नहीं सर, कोई दूसरा था। अरे दिखता कैसे था बोलना? सर 24-25 साल का आदमी था, लंबी नाक की पतली दाढ़ी थी सर, दुबला पतला था। ये था? हाँ सर यही था।
अरे साहब मैंने मारा साहब, मैंने मारा वृंदा बहनी को साहब। वो दिन जब बाबू दुकान बंद करके गया था, मैं रस्सी लेके बहनी के उधर चला गया था साहब मैं। अरे राजू तू मालूम है भाव का इंतजार कर रहे थे ना। अरे वो आज रोज की तरह थोड़ी ना आएंगे, आज तो सज धज के एकदम टिप टॉप बन के आएंगे वो। अभी तो उन्होंने बड़ा पाव भेजा आपके लिए। अच्छा भला एक गिलास पानी दे ना। हाँ, देते हैं, आती है ना। हाँ। अरे ये कहाँ गया? क्यों मारा वृंदा को? साहब मेरे को मालूम था साहब कि महेश भाई के आगे पीछे कोई नहीं है साहब। तो मेरे को लगा कि अगर महेश भाई वृंदा बहनी के खून के इल्जाम में अंदर हो गए तो पूरा ठेला मेरा हो जाएगा साहब। चल ठीक है, मैंने मान लिया वृंदा को तूने ये वड़ा पाव की गाड़ी की लालच में मारा। उन 4 औरतों को क्यों मारा? नहीं साहब मैंने नहीं मारा 4 लोग, मैंने नहीं मारा साहब। मैं क्यों मारूंगा? झूठ बोल रहा है। अरे साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं तो सच बोल रहा हूँ। अभी महेश भाव ने मारा। मेरे को मालूम है साहब, वो रस्सी लेके हमेशा जाते थे सर किधर को भी। मैं सोचता था किधर जा रहे रस्सी लेकर, एक दिन तेल गिर गया उसके ऊपर। साहब वो निकले, मैं उनके पीछे पीछे गया और मैंने अपनी आंखों से देखा था। उस दिन मेरे को मालूम चला था कि हाईवे पे जितनी भी वो धंधे वाली मरी है उनको भाव ने मारा। मेरे को तभी आइडिया आया साहब। मेरे को लगा कि मैं उस रस्सी से मैं। अरे तो तेरे को ये आइडिया नहीं आया कि अगर तू ये बात हमको बताता तो महेश वैसे भी अंदर जाता, फिर सारा धंधा तेरा हो जाता? ये समझ में नहीं आया तेरे को? साहब मेरी मती मारी गई थी। मैं साहब मेरे को लगा कि हो जाएगा। मैं पागल आदमी, गरीब आदमी, मेरे को लगा साहब। मैं सच कह रहा हूँ साहब। महेश मेरे को मालूम था ये दिन जरूर आएगा, पर महेश कभी मेरी बात सुना ही नहीं। इसका मतलब आप ये जानते हैं कि हाईवे पर जिन औरतों के खून हो रहे हैं वो आपका बेटा ही कर रहा है। जी साहब। तो आपने ये बात कभी पुलिस को बताई क्यों नहीं? अब बेटा है मेरा, मैं कैसे बता दे? कभी मैं भी इनमें से एक थी। इसको मालूम चल गया, तब से मुझसे नफरत करता है। क्या कर रहा है महेश? सब कुछ मालूम है ना तुझे, फिर क्यों शादी करके उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहा है? चुप कर, उसके लिए मैं है, वो तेरी तरह नहीं है। वो मर भी जाएगी ना तब भी खुद को नहीं बेचेगी। और एक तू है, चल जान देना, तू क्या समझेगी साली? तू हमेशा मेरे को बोलता रहता है ना, हाँ? पर तेरे को मालूम है कि मैंने धंधा काय को शुरू की? अस्पताल में था तू, डॉक्टर बोला अगर इसकी जान बचाना है तो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। बहुत महंगा था इंजेक्शन, मैं नहीं खरीद सकती थी। अरे मैं ये नहीं करती ना तो तू मर जाता। अरे तो मर जाने देती, धंधे वाले की औलाद तो नहीं बुलाते मेरे को। इन सबको भी मेरी ही वजह से मारता है। आपसे नफरत करता है मतलब वो सेक्स वर्कर्स से नफरत करता है, इसीलिए ये सब कर रहा है। आपने उसे छोड़ा तो वो आया था घर में। क्या कर रहा है? कपड़े काय को भर रहा है? किधर जा रहा है? जा रहा हूं मैं, लेकिन तू ये मत सोचना कि तेरी जात वाली को मारना बंद कर दूंगा मैं। जब भी कभी मेरे को लगेगा ना कि पुलिस मेरे तक पहुंचने वाली है तो उससे पहले तेरे को पक्का मारेगा मैं। तू आखिरी होगी। मतलब वो आपको अपनी माँ को मारने आएगा? अगर बोला है तो जरूर आएगा।
मैं 12 साल का हुआ जब मेरे को मालूम पड़ा कि मेरी आई क्या काम करती है। तुझे पता है तेरी आई क्या काम करती है? तेरे घर पे कपड़े और खाना लाने के लिए पैसे कहाँ से आते, कभी सोचा है? क्योंकि तेरे तो बाबा भी नहीं है। मुझे इतना पता है कि मेरी आई काम करती है, तो फिर काम करके ही आते होंगे। देखना है तुझे? चल तुझे दिखाता हूँ। फिर सभी धंधे वाली, उनकी पूरी जात से मेरे को नफरत हो गई। मैं सबको खत्म कर देना चाहता था ताकि फिर से कोई बिना बाप के नाम वाला महेश किधर को पैदा ना हो। फिर मेरे को वृंदा मिली। मेरे को लगा सब लोगों के माफिक मेरा भी एक नॉर्मल लाइफ हो सकता है, पर राजू ने वो भी खत्म कर दिया। आखिर यह केस सॉल्व हो गया और सीरियल किलर महेश को पकड़ने में हम कामयाब हो गए। बड़ा दुख हुआ उन बेकसूर औरतों के लिए जिन्हें महेश ने मार दिया था, क्योंकि भले ही महेश की अपनी एक दुखी कहानी थी, लेकिन उन औरतों की हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। 150 रुपए के लिए वो अपने आप को बेचने पर मजबूर थे। और सबसे ज्यादा दुख हुआ महेश की मां सपना के लिए, जिसने अपने बेटे के लिए अपने आप को बेचा, लेकिन उसी की वजह से उसका बेटा शर्मिंदा था और अंत में एक भयानक कातिल बन गया। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर हिमांशु रावत क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। एक बहुत ही खतरनाक केस आया था हमारे पास। किसी का मर्डर किया गया था पूरी मास्टर प्लानिंग के साथ। किसने किया था ये मर्डर, क्यों किया था, कैसे किया था, कई सवाल थे। इतनी मास्टर प्लानिंग के साथ मर्डर किया गया था, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई दस्तक ना हुई है। हम भी जानने को बेचैन थे कि इस मर्डर के पीछे क्या राज है। और यकीन मानिए, जितनी विचित्र ये हत्या थी, उससे ज्यादा शॉकिंग इससे जुड़ी हुई कहानी थी। The number you are trying to call is currently not reachable. जी अच्छा ठीक है। क्या? नहीं मां रीना वहां भी नहीं है। क्या? अब रीना? अरे रीना? क्या हुआ से? अरे किसने किया ये सब? अरे कुछ बताओगे तुम? सर मैं काम से वापस लौट रहा था तो रीना मुझे इस हालत में मिली। मैंने भी पूछा लेकिन कुछ बता नहीं पा रही है। ये जो कुछ भी हुआ है इसकी खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। मैं अगले हफ्ते रीना की शादी करवा दूंगा। बदनामी की ये कहानी इस चार दीवारी के अंदर ही रहनी चाहिए। अंकिता, लंच तैयार हुआ? हाँ लाई। आज आप कितने बजे तक आ जाएंगे? वही रोज की तरह 7 बजे। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आज आपका काम हो जाए, प्रॉपर्टी की कोई बड़ी डील फाइनल हो जाए। काम प्रार्थना से नहीं कोशिश से बनता है। चलता हूं। वो चले गए हैं, आ जाओ।
हाँ बेटा, मैंने सारे डिटेल्स भेज दिए, ईमेल चेक कर लेना। सर। हाँ मनीष। सर ये आनंद सिन्हा है, ये अपनी पत्नी की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने आए। बैठिए। सर रीना नाम है इसका। सर आज सुबह घर से निकली थी सेक्टर 29 के मार्केट से सामान लाने के लिए। जब काफ़ी देर तक नहीं लौटी और मैंने कई बार कॉल किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। दोस्तों और परिवार वालों से पूछताछ की? सर हमारा कोई दोस्त है ही नहीं। क्या मतलब? कहाँ से हैं? कटवाल गाँव। सर रीना का अतीत बड़ा ही अशांत रहा है। कुछ साल पहले रीना के परिवार में आपसी दुश्मनी के कारण रीना का रेप हुआ था। रीना के चचेरे भाई जग्गू ने किया था उसके साथ ये दुष्कर्म। इस हादसे के बाद रीना अपने पिता अमृतपाल के लिए अपमान का दाग बन चुकी थी। मैं अगले हफ्ते रीना की शादी करवा दूंगा। लेकिन रीना और मैं कॉलेज में साथ पढ़ते थे और एक दूसरे से प्यार करते थे, जिसका पता उसके पिता अमृतपाल को नहीं था। हम लोगों ने भागकर शादी करने का फैसला किया और यहाँ आकर शादी कर ली। उसके परिवार वालों ने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की या रीना ने अपने माँ बाप से मिलने की कोशिश की? सर रीना ने तो नहीं, लेकिन मैं गया था अमृतपाल से मिलने के लिए, उनसे माफ़ी मांगने के लिए। माफी? अरे मेरा बस चले तो तुझे और रीना को जिंदा गाड़ दूं मैं। सारी दुनिया में मेरा तमाशा बना के मुझसे माफी मांगने आया तू? अरे मर चुकी है रीना, मेरे लिए मर चुकी है। और सुन, चुपचाप निकल जा यहां से और दोबारा यहां आने की गलती मत करना। अगर दोबारा आया तो यहां से जिंदा वापस नहीं जाएगा। निकल यहां से। तुम्हारी फैमिली का क्या? उनसे मेलजोल है? सर इस हादसे के पहले ही मेरी माँ रीना को पसंद नहीं करती थी। क्यों? दरअसल रीना को बैडमिंटन खेलने का शौक था। मेरा मैच मिस कर दिया तुमने। सॉरी अगला मैच पक्का देखूंगा, प्रॉमिस। आनंद, तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने, हमारी घर की होने वाली बहू इस तरह के खेल कूद में हिस्सा नहीं लेगी, जहाँ पर खेल कम और टांगे ज्यादा देखते हैं। देखने वालों की नजर पे है माँ जी। अपने बच्चे को दूध पिलाती माँ को भी लोग बुरी नजर से देखते हैं। आनंद, फैसला कर ले, तुझे मेरे साथ रहना है या इसका साथ निभाना है? इनसे रीना का मोबाइल नंबर लेके लास्ट लोकेशन ट्रेस करो और मोबाइल की डिटेल्स भी निकालो। जी। आप चिंता मत कीजिए, हम इंक्वायरी शुरू करते हैं। थैंक यू सर। प्लीज। सर रीना की लास्ट लोकेशन सेक्टर 29 सेंट्रल मार्केट में ही थी। वहां लोगों से इंक्वायरी की लेकिन किसी ने भी रीना को पहचाना नहीं। कोई सीसीटीवी फुटेज? नहीं सर, लगता है जैसे हवा में गायब हो गई। आनंद की माँ से भी पूछा, हम नहीं जानते उसकी जिंदगी में क्या चल रहा था और नहीं जानना चाहते। कहीं रीना के लापता होने का कारण उसके साथ वो हादसा तो नहीं? लेकिन सर आनंद के मुताबिक पिछले 2 साल से रीना अपने परिवार से मिली तक नहीं है। फोन लगा के देखो क्या जवाब है। हेलो, रीना के पिता अमृतपाल बोल रहे हैं। रॉन्ग नंबर, और दोबारा फोन मत करना। हेलो, फोन कर दिया सर, दोबारा ट्राई करता हूँ। देखिए, मैं गाजियाबाद पुलिस स्टेशन से पीएसआई मनीष सिंह बोल रहा हूँ। आपकी बेटी रीना के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई है उसके पति आनंद ने। कुछ पता है आपको इसके बारे में? मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं पता और ना पता करना है। आदमी काफी टेढ़ा लग रहा है सर। टेढ़ा होने का रीजन है उसके पास? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि रीना का किसी के साथ अफेयर था और इसी चक्कर में कहीं भाग गई? हो सकता है, अभी फिलहाल किसी भी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता। मनीष, रीना की कॉल रिकॉर्ड निकालो, रीना और आनंद के रिलेशनशिप के बारे में भी पता करो, बाद में उसके परिवार तक जाते हैं। ठीक है सर। गीता कहाँ चली गई?
हाँ माँ बोलिए। अरे कहाँ था तू? कब से फोन लगा रही हूँ तेरा। अंकिता कहाँ है? 2 घंटे हो गए फोन नहीं उठा रही। सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ सब कुछ ठीक है, वो अंकिता बाजार गई होगी। काम कैसा चल रहा है तेरा? बस ठीक चल रहा है माँ, थोड़ा समय जाएगा संभालने में। अच्छा आप ये बताइए, जो मैंने आपसे कहा था आपने उस बारे में कुछ सोचा? मेरा जवाब तुझे पता है, मेरा इरादा कोई नहीं बदल सकता। अरे आप आज जल्दी आ गए। अंकिता कहाँ थी तुम? माँ तुम्हें कब से फोन लगा रही है, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? वो मैं मार्केट गई थी, फोन चार्जिंग पर लगा है। साहब आनंद और रीना यहाँ 2 साल पहले रहने आए थे। वैसे तो दोनों खुशहाल ही रहते थे, लेकिन बच्चे के पैदा होने के बाद दोनों लड़ने झगड़ने लगे थे। चुप, एकदम चुप, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। साहब आनंद रात को बीवी से झगड़ा करके जाता था और सुबह में नशे की हालत में आता था। पैसों का भी प्रॉब्लम चल रहा था। सर। हाँ मनीष, आनंद के पड़ोस में पता किया मैंने, आनंद की शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं चल रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं हालातों से परेशान होकर रीना कहीं भाग गई? मैंने भी यही अंदाजा लगाया था मनीष, लेकिन शायद वो अपने छोटे बच्चे को छोड़कर कहीं जाए ना। रीना का पास काफी अशांत है, हो सकता है उसके लापता होने का तार उसके गांव कटवाल से जुड़ा। रीना का घर यही है? जी पापा, पुलिस आई है। पूछो उनसे क्या काम है। कहना है केस के सिलसिले में पूछताछ कर दी, अगर वक्त नहीं है तो समन्स भेज के थाने बुलवा लेते हैं। मैंने आपसे फोन पे ही कहा था कि रीना से ना तो मेरा कोई रिश्ता है और ना ही कोई लेना देना। क्या हुआ रीना को? कालिक पोती थी रीना ने हमारे परिवार के मुंह पर। जग्गू ने उसके साथ जो कुछ भी किया, उसके बाद मैंने उसके लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता तय किया था, लेकिन रीना मेरे नाक के नीचे मेरे ही टुकड़ों पर पलने वाले एक मामूली से आदमी आनंद के साथ भाग गई। इतना सब होने के बावजूद आनंद ने रीना को अपना लिया, उससे शादी भी कर ली। वो तो आपके पास माफी भी मांगने आया था। आनंद, उसकी बातों पर भरोसा मत करना। वो मेरे पास माफी मांगने नहीं, जायदाद में हिस्सा मांगने आया था। अगर सीधी तरह से आपने रीना को उसका हिस्सा नहीं दिया ना, तो मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा। हाँ, अगर आप रीना को अपनाना नहीं चाहते तो मत अपनाओ, लेकिन उसे उसका हिस्सा तो देना पड़ेगा। अच्छा, तो कोर्ट जाएगा? जा, मुझे जो देना था वो दे चुका हूं। अब तुझे इस घर से सिवाय बेइज्जती के और कुछ नहीं मिलेगा। हम यहाँ रीना की मिसिंग कंप्लेंट की तफ्तीश करते हैं। क्या आप लोग में से कोई जानता है कि रीना कहाँ है? एक बार चली गई सो चली गई, पलट के वापस नहीं आई सर। ठीक है, जैसे आप लोगों को कुछ पता चलता है हमें बताइएगा। कहीं आपने जग्गू की तरह रीना को भी? इस आनंद ने हमसे झूठ कहा। मैं गया था अमृतपाल से मिलने के लिए, उनसे माफी मांगने के लिए। अगर इनकी बात माने तो ये मामला कुछ और ही है सर। हो सकता है कि आनंद ने ही रीना के साथ कुछ कर दिया हो सकता है। तुम इस आनंद से दोबारा पूछताछ करो, तब तक मैं इनकी फैमिली हिस्ट्री समझने की कोशिश करूँ। ओके सर। सर वो अमृतपाल झूठ बोल रहा है। सर आप तो मिले होंगे ना उनसे, जान ही गए होंगे कैसे लोग हैं वो। सर वो अमृतपाल जमाने जोड़ने के अलावा कुछ नहीं जानता। तहसील में रहकर उल्टे सीधे तरीकों से कितने लोगों की ज़मीन जायदाद हड़पी है उसने, यहाँ तक कि अपने भाई तक को नहीं छोड़ा। और सर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है ना, तो आप गांव जाकर उनकी फैमिली से पूछ सकते हैं। साहब, अमृतपाल ने हमें बर्बाद कर दिया था। सारी उपजाऊ ज़मीन उसने अपने नाम पे कर ली थी और सारी बंजर ज़मीन उसने हमारे लिए छोड़ दी। इस बात को लेकर जब मेरे बेटे जगन्नाथ ने आवाज़ उठाई तो अपनी ही बेटी के बलात्कार की झूठी केस में उसे फंसा दिया। मुझे आज भी याद है।
ठीक तो है? माँ वो मेरे पीछे पड़े माँ, वो मुझे मार देंगे। मैं बस तुझसे मिलने आया था। तुझे पता है ना माँ, मैंने रीना का बलात्कार नहीं किया था, मुझे फंसाया गया था। मैं जानती हूँ बेटा। जग्गू, मुझे जाना होगा माँ, अपना ख्याल रखना। जग्गू, जब वो जेल से बाहर आया तो अमृतपाल ने मुख भरी करके उसे पुलिस के हाथों मरवा दिया। हम पुलिस वाले कानून के दायरे में ही रह के काम करते हैं, और पहले गोली आपके बेटे ने चलाई थी। खैर, हम इस बारे में बात नहीं कर रहे। हम आपकी भतीजी रीना, उसकी खोज कर रहे हैं। उसके बारे में कुछ पता है आपको? रीना बहुत अच्छी लड़की थी, सारे उसे बहुत पसंद करते थे। अमृतपाल के दोस्त का बेटा कपिल, वो भी उसे बहुत पसंद करता था। कुछ दिनों के बाद कपिल उस पर हक जमाने लगा तो रीना ने उसे छोड़ दिया। फिर भी कपिल ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। जब रीना का बलात्कार हुआ, उसके बावजूद भी कपिल उसके साथ शादी करने के लिए तैयार था, मगर रीना वो तो आनंद के साथ भाग गई। कोई और नजदीक था रीना के? जी, मेरा बेटा सूरज, जो साहिबाबाद में अपने पत्नी के साथ रहता है। उसका काम जम जाए ना तो मैं भी चली जाऊंगी यहाँ से। आप उससे फोन करके पूछ सकती हैं कि उन दिनों क्या बातचीत हुई थी। जी साहब। The number you are trying to call is currently switched off. इसका नंबर नहीं लग रहा है साहब। मैं अपनी बहू का नंबर मिलाती हूँ। प्लीज ट्राई कीजिए। The number you are trying to call is currently switched off. इसका भी स्विच ऑफ आ रहा है। ठीक है, आप इनका फ़ोन नंबर और पता हमें दे दीजिए, और उसका पिन, उसका नंबर भी दीजिए। इन सबके नंबर ले लो, उनके कॉल रिकॉर्ड्स भी निकालो। ठीक है? देखा आपने कितनी उलझनें थी इनके रिश्तों में। कोई भी ब्लॉक सीधी नहीं बैठ रही थी, और हम हर एक मिलती लीड के साथ और ज्यादा हैरान होते जा रहे थे। यहां से मैं आपको लेके चलता हूं उस मौका वारदात पे जहां से हमने इस कहानी की शुरुआत की थी। फोन किसने किया था? सर, मैंने फोन किया था आपको। हाँ बोलिए। साहब, मैं अपनी सहेली अंकिता से मिलने आई थी। आई तो देखी दरवाज़ा खुला पड़ा था, अंदर जाके देखी सारा सामान बिखरा पड़ा था, और घर में भी कोई नहीं है सर। लेकिन सर, एक बात मुझे बहुत खटकी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सर, ये दरवाज़ा अंदर से लॉक है। शुक्ला, तोड़। सर, बाहर के दरवाजे का लॉक टूटा हुआ है। एक काम करो, घर को अच्छे से चेक करो, शायद कुछ पता चले। यहाँ और कौन कौन रहता है? सर, अंकिता और उसके हस्बैंड कुछ ही महीना पहले शिफ्ट हुए हैं सर। इसकी बीवी का है, उसका नंबर है कोई आपके पास? हाँ सर, मैंने फ़ोन किया था, वो अपने मायके में है, बस वो निकल चुकी है सर। ठीक है, आप बाहर वेट कीजिए। सर। हाँ शुक्ला। सर, घर का कैश और ज्वेलरी दोनों सेफ है। घर में ज्वेलरी और कैश सेफ है, लेकिन सामान सारा बिखरा पड़ा है, जैसे कि कुछ तलाश किया गया हो। पर क्या? शुक्ला, एक काम करते हैं, मोहल्ले के लोगों से आसपास पूछताछ करते हैं, शायद कुछ क्लू मिल जाए। कातिल को हमला करने के लिए इस ऊंचाई तक चढ़ना पड़ा होगा। सिंह, आसपास चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। चेक करो। सर। हाँ सिंह, बोलो। हाँ सर, ये सीढ़ी। शुक्ला, मर्डर वेपन के साथ इस सीढ़ी को भी फॉरेंसिक में भेजो, शायद कोई फिंगरप्रिंट मिल जाए। ओके सर। सर, ये पास में गन्ने का जूस का ठेला लगाता है, इसने कुछ देखा है? क्या देखा तुमने? साहब, परसों शाम से एक बूढ़ा आदमी यहाँ आता था, और उसके हाथ में एक ऐसी सीढ़ी थी,
और हाथ में एक सब्बल था। देखने में कैसा था? उसका स्केच बनवा सकते हो? नहीं साहब, इतना ध्यान से उसका चेहरा नहीं देखा था। ठीक है, जा सकते हो। शुक्ला जी सर, इस बूढ़े आदमी के बारे में पता करो। मुझे लगता है कि हमलावर यही है। और इस सीढ़ी और सब्बल के बारे में भी पता करो। देखो ये कहाँ से खरीदा गया है। पास ही में एक मजदूर चौक भी है, वहाँ भी पूछताछ करो। ओके सर। कहा है बे? हाथ पैर तो सलामत है, फिर फोन काहे नहीं उठा रहे हो? 25 लाख का कर्जा बहुत बड़ी बात है बाबू। हम जानते हैं भैया, बस 2-3 हफ्ते और दे दो, हम पूरा पैसा लौटा देंगे। अबे 2-3 हफ्ते में क्या तुम्हारी लॉटरी लगने वाली है? भैया हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। आप तो जानते हैं कि कितनी परेशानी में हैं अभी हम। ठीक है, 3 हफ्ते यानी 21 दिन। अगर 22वें दिन हमरा पैसा नहीं मिला ना तो तोरी नीलामी कर देंगे, समझे? चलो रे। हाँ साहब, मेरी दुकान का ही सामान है। क्या बता सकते हो ये सामान तुम्हारी दुकान से किसने लिया? कोई बूढ़ा आदमी था क्या? हाँ साहब, बूढ़ा आदमी था। आप उस बूढ़े आदमी का स्केच बनवा सकते हो? इतना साफ तो याद नहीं है साहब मुझे। ठीक है, थैंक यू। कांस्टेबल एक काम करो, इस एरिया के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करो, कहीं ना कहीं कैप्चर तो हुआ होगा। सर मैं 1 हफ्ते के लिए अपने मायके गई थी क्योंकि मेरे पति भी गांव जाने वाले थे। अंकिता, क्या लगता है आपको, आपके पति की हत्या किसने की होगी? सूरज की किसी से कोई दुश्मनी थी? पता नहीं सर, मेरे पति तो बहुत सीधे साधे इंसान थे, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। लेकिन सर उनका कुछ दिनों से एक समीर नाम के प्रॉपर्टी डीलर से झगड़ा चल रहा था। इनफैक्ट सर उस समीर ने उनको धमकाया भी था। ठीक है अंकिता, अभी आप जा सकती हैं, जरूरत पड़ने पे हम आपको फिर बुलाएंगे। जी सर। देखिए आपका काम हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको मुझे पूरे 15% देना होगा। मंजूर है सर सूरज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट से मालूम चला है कि सूरज की मौत कल दिन में हुई है। सर मर्डर वेपन पर हमें जो उंगलियों के निशान मिले थे वही उंगलियों के निशान हमें सीढ़ी पर मिले। शुक्ला, इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिन जिन लोगों से तुम पूछताछ करोगे उन सब के फिंगरप्रिंट मुझे चाहिए। जी सर। सूरज की दुश्मनी किसी समीर नाम के प्रॉपर्टी डीलर से थी। उठा के लाओ समीर को। बताएगा? हाँ साहब, सूरज के साथ मेरा झगड़ा था। वो मेरे एरिया में अपना बिजनेस सेटअप कर रहा था, इसलिए धमकाया था मैंने उसे, लेकिन उसकी मौत में मेरा कोई हाथ नहीं है। तो 5 सितंबर को कहा था तू? जीटी रोड पर शिवा रिसोर्ट है, अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मना रहा था। पता कर लीजिए आप। वो तो हम पता लगा ही लेंगे, लेकिन जब तक इस केस में हमें कुछ और पता नहीं चल जाता तू यहीं रहेगा। सर। हाँ शुक्ला। सर गाजियाबाद थाने से सूरज की पूछताछ के लिए टीम आई है। गाजियाबाद पुलिस? तो ये रीना सूरज की कज़न है और 5 सितंबर से गाजियाबाद से लापता है। हम इसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए। पहले रीना गायब हुई, उसके बाद उसका कज़न सूरज, उसका मर्डर हो गया। मुझे लगता है ये दोनों केस आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन सूरज के केस में अभी तक कोई सुराग हमें नहीं मिला। हमें भी अपनी तफ्तीश में कुछ नहीं मिला। सर हम लोग रीना और सूरज के कॉल पर टैली कर रहे थे। कुछ हफ्तों से ये दोनों एक दूसरे के साथ रेगुलर टच में थे। एक बात और सर, कपिल ने भी रीना को कई सारे कॉल्स किए हैं। कपिल के फोन की लोकेशन रीना के मोहल्ले की दिख रही है। यहाँ तक कि 5 सितंबर को उसी एरिया में वो था जिस दिन रीना गायब हुई। इसका मतलब कपिल रीना पे नजर रखे हुए था और रीना कॉन्स्टेंटली टच में थी सूरज के। अब लगने लगा है ये दोनों केसेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सर ये फुटेज। सर ये दिल्ली जाने वाले रास्ते की सीसीटीवी। मैं तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखूंगा। रीना ने तुझे छोड़ दिया, लेकिन तूने रीना को नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि सर मैं रीना से बहुत प्यार करता था। और रीना आनंद से? नहीं सर, आनंद ने तो उसे फंसाया था। इसलिए तूने उसे किडनैप कर लिया? कहाँ है रीना? सर ये क्या कह रहे हैं आप? मैं भला उसे क्यों किडनैप करूंगा? ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत कर, समझा? इन दिनों तू उसको फॉलो कर रहा था। बोल क्या खेल खेल रहा है? हाँ सर, मैं गया था उसके पास, लेकिन
ये कोई अपराध थोड़ी ना है। देख, मेरे सब्र का इम्तहान मत ले, समझा? सच सच बोल। सर रीना और आनंद के झगड़े चल रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद रीना को अपनी गलती का एहसास होगा कि उसने आनंद को क्यों चुना, और मुझे लगा कि वो मेरी ज़िंदगी में दोबारा वापस आ जाएगी, इसलिए मैं उसके आसपास रहता था। 5 सितंबर को कहाँ था तू? सर मैं अपने गांव हिसार गया हुआ था, और वहाँ से आया तो मुझे पता चला कि रीना गायब है। तेरी हर एक बात को चेक करेंगे, जरा सा भी छूट निकला ना तो देख लेना। शहर छोड़ के मत जाना कहीं, अब जा। हम हर एक लीड को फॉलो कर रहे थे, सबसे पूछताछ कर रहे थे, दोनों केसेस को जोड़कर देख रहे थे, यहां की संभावना वहां, वहां के लिंक को यहां, लेकिन कुछ भी हाथ में नहीं आ रहा था। फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसने हमारी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ा दी। साहब ये देखो साहब। सर, रीना को मारने का किसी के पास क्या कारण हो सकता है? कारण तो है मनीष। अमृतपाल के पास रीना ने भागकर शादी की, कपिल के पास रीना उसके हाथ आते आते निकल गई, और आनंद के पास इनके बीच में झगड़े जो हो रहे थे। मुझे तो रीना के भाई सचिन पे भी शक है, क्योंकि रीना की मौत से सीधा फायदा है उसका। और इन सबसे हटकर रीना का पास्ट सबसे बड़ा कारण है। लेकिन सर, कपिल के अलावा ही चेक किया हमने, वो अपने गांव हिसार में ही था। जरूरी नहीं हर इंसान जो है अपना काम खुद ही करे, वो किसी और से भी करवा सकता है। इन दोनों परिवारों के बीच में काफी तनाव था। एक परिवार में जग्गू का इनकाउंटर हो जाता है और सूरज की हत्या, और दूसरे परिवार में रीना की हत्या। इन सब परिवार वालों की एक लिस्ट बनाओ, इन सब पे नजर रखो, इनकी कॉल हिस्ट्री निकलवाओ। कोई तो है जिस परिवार के पीछे पड़ा हुआ है। ये रीना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मौत सर पे चोट लगने से हुई है, डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी, जिसकी वजह से स्कल में क्रैक पड़ गया। परिवार वालों से कुछ पता चला? हमने हर एक मेंबर के कॉल रिकॉर्ड्स और उनकी मूवमेंट्स चेक किए। एक बात सामने आई है सर, ये अमृतपाल दोनों ही मर्डर्स के दिन गाजियाबाद में था, और हर बार कुछ घंटों के लिए इसका फोन भी बंद था। सूरज की पत्नी अंकिता की ये बात झूठ थी सर कि वो मायके में थी, जबकि उसका फोन गाजियाबाद में ही राजनगर में एक्टिव था, और अक्सर वहीं एक्टिव रहा है। रीना के भाई सचिन के भी कॉल रिकॉर्ड्स हमने खंगाले सर, उसमें 1-2 नंबर्स ऐसे सामने आए हैं जिन पर इसने उन दिनों कई सारे कॉल्स किए हैं। हम चेक कर रहे हैं। एक काम करो, अंकिता को थाने बुलाओ और इस अमृतपाल और सचिन पे नजर रखो। एक एक को घेरते हैं। इस बूढ़े आदमी को तुमने अपने ऑटो से छोड़ा था ना? हाँ साहब, इसको यमुना विहार में छोड़ा था साहब। बहुत जल्दी में था साहब। 50 रुपए की जगह सर 100 रुपए दिया। और कोई बात नोटिस की तुमने? सर इसके पास एक ब्लैक कलर की बैग थी साहब। तुम उस जगह ले जा सकते हो जहाँ वो उसे छोड़ा था? जी साहब। चल, ये रहे तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स। हमसे झूठ क्यों कहा तुमने कि तुम्हारे पति के मर्डर के दिन तुम अपने मायके में थे, जबकि तुम गाजियाबाद में थे, राजनगर में? क्या छुपा रहे? सर वो मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारा पति एक अच्छा इंसान है, तुम्हारी अच्छे से देखभाल करता है, फिर ये अफेयर? सर मैं सूरज को बहुत प्यार करती थी, लेकिन मुझे उससे पति का सुख नहीं मिल पा रहा था, इसलिए सर मेरे कदम थोड़े बहक गए थे। कौन है? क्या नाम है इसका? मेरे कॉलेज का ही दोस्त है सर, अनिल। और उसके साथ मिलकर तुमने सूरज की हत्या कर दी? सर ये आप क्या कह रहे हैं? सूरज के साथ ऐसा करने का मैं सोच भी नहीं सकती। और सर ये बात आप भी जानते हैं, जिस वक्त सूरज की मौत हुई उस दिन राजनगर में थे हम दोनों। सर मेरी बात का यकीन कीजिए। हमारे पास शक की भी वजह है और यकीन की भी। हमारी नजर है तुम पर। साहब यही वो जगह है। वो बुढ़ा यहाँ पे उतरा और सीधा चला गया साहब। सारे एरिया को छान मारो।
सर, यहाँ कुछ मिला है? बोल, इतने पैसे लेके कहां जा रहा था तू? रीना के मर्डरर्स के पास? नहीं सर, रीना की हत्या और मैं। तो फिर ये सब क्या है? सर मुझे एक्चुअली प्रोस्टिट्यूट के पास जाने की लत लग गई थी। सर पापा पैसे देते नहीं थे तो मैंने सोने में मिलावट करके पैसा कमाया सर। बस उन्हीं का हिसाब चुकता करने जा रहा था सर। तो फिर भागा क्यों? सर मुझे लगा आप लोग सोने के मिलावट के केस में मुझे पकड़ने आए हैं। सर ये सब मेरे को जग्गू भैया ने सिखाया सर। जग्गू? जिसने तेरी बहन का रेप किया? सर रीना खुद नहीं जानती थी उसका रेप किसने किया। सर उस हादसे के बाद पापा ने उसे घर में कैद कर दिया था और सर हम लोग को बाद में पता लगा कि वो प्रेग्नेंट है, तो पापा ने उसका अबॉर्शन करा दिया और कपिल के साथ उसकी शादी फिक्स कर दी जिससे किसी को कुछ पता ना चले। कपिल शादी करने के लिए तैयार था लेकिन तब तक रीना भाग गई थी और पुलिस को जग्गू की लोकेशन भी पापा ने दी थी जिस मुठभेड़ में वो मारा गया। क्यों मार रहे हो तुम मुझे इतना? तुमको मालूम है ना कि ये गैर कानूनी है और इसके लिए मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा। कोर्ट जाने लायक बचेगा तब ना। हटा दे। देखो देखो, बता दो, सब बता दो। शुरुआत से बता। अरे जग्गू तू। चाचा, तुमने बहुत नाइंसाफी किया हमारे साथ। अरे पैसे पैसे का मोहताज बना दिया हमें, लेकिन अब नहीं चलेगा तुम्हारा ये सब। शराब पी के आया क्या है? चल निकल यहाँ से, निकल। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें चाचा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जग्गू से कैसे छुटकारा पाऊं, और फिर एक दिन रीना, अरे क्या हुआ से? रीना का बलात्कार किसने किया है ये उसे नहीं पता था। जो हो गया उसे तो नहीं बदल सकता था, लेकिन जग्गू को इस केस में फंसाकर उससे मैं जरूर छुटकारा पा सकता था। इसलिए मैंने जग्गू के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। जग्गू गिरफ्तार हो गया, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद रीना का हाथ कोई नहीं थामने वाला था। इसलिए मैंने जमीन का एक हिस्सा रीना के नाम कर दिया। वो जमीन भी मेरी हड़पी हुई थी। कितना लालची आदमी है तो। अपनी बेटी के इतने बड़े हादसे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। जग्गू को दोबारा कैसे फंसाया? जेल से छूटने के बाद जग्गू और भी खतरनाक हो गया था और पुलिस का एक वांटेड मुजरिम था। इसलिए मैंने उसके लोकेशन की इंफॉर्मेशन पुलिस को दे दी। चल अब इतना बता दिया तो ये भी बता दे, रीना और सूरज के मर्डर के दिन तू गाजियाबाद में क्या कर रहा था और तेरा मोबाइल फोन क्यों ऑफ था? दोनों के मर्डर में तेरा हाथ है ना? बोल बोल। नहीं, गाजियाबाद में अक्सर तहसील के काम से जाता हूँ और वहाँ मुझे अपना फोन स्विच ऑफ रखना पड़ता है। मैंने इन दोनों में से किसी का मर्डर नहीं किया। सर ये अमृतपाल क्या सच कह रहा है? अगर इसका हाथ नहीं है तो फिर किसका हाथ है? क्योंकि इसके अलावा हमारे रडार में और कोई बूढ़ा आदमी नहीं है। हमने रीना और आनंद की पूरी जिंदगी खंगाली, सारे एलिबाइज भी चेक कर लिए, कुछ नहीं मिला। कुछ तो मिसिंग है मनीष। सर एक नई इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। सर हम जिसे बूढ़ा आदमी समझ रहे थे, बल्कि बूढ़ा आदमी नहीं, बूढ़े आदमी के भेष में था। उस रिक्शे वाले ने जिस जगह उसको उतारा था उस जगह से हमें कुछ चीजें मिली हैं, जैसे जले हुए बाल और बैग। और एक बात सर हमें इस पे जो उंगलियों के निशान मिले हैं ये वही हैं जो हमें सीढ़ी और सब्बल में मिले थे। अभी कौन हो सकता है सर? सचिन, कपिल, आनंद या कोई और। लेकिन सर इन सब के रिकॉर्ड्स इनके अलावा ही हमने ऑलरेडी चेक किए, सब ठीक है। मनीष तुमने सुना अमृतपाल ने क्या कहा? कुछ स्टेटमेंट्स बड़े काम के होते हैं। एक काम कर मनीष। ओके सर।
जी हाँ, उस दिन पूरे दिन आनंद ऑफिस में था मेरे साथ, लेकिन इतनी सी बात के लिए मुझे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी क्योंकि हमने तेरी थोड़ी सी हिस्ट्री निकाली। तूने उस रिकवरी एजेंसी के खिलाफ कोई केस ही दर्ज नहीं किया। 5 सितंबर को तो ऑफिस में भी नहीं था, ऊपर से तेरे खुद के खिलाफ जालसाजी के कई कंप्लेंट्स हैं। अब अपनी वकालत खुद करेगा या एक अच्छे वकील को बुलाओ? दरअसल मैं प्रॉपर्टी के कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स बना रहा था। किसके प्रॉपर्टीज के? मुझे क्यों मार रहे सर? तेरे वकील ने तेरी वकालत छोड़ दी है, समझा? अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब तेरा डीएनए और फिंगरप्रिंट सारी कसर पूरी कर देंगे। अब सच सच बता, बोल। मैं बताता हूँ, मैं बुरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ था। लेनदार धमका रहे थे सर, तभी मुझे पता चला कि रीना के बाप ने उसके नाम पे बहुत सारी ज़मीन कर रखी है, लेकिन वो रीना को दरिया दिली सूझ रही थी। आनंद, उस जमीन को भूल जाओ। पापा ने धोखे से हथिया था वो जमीन, जिसकी थी हमने वापस कर दी। किसे? सूरज को। अपने पति की मदद करने में बड़ी दिक्कत हो रही है तुमको, लेकिन अपने दुश्मनों पर लौटाने के लिए सब कुछ है तुम्हारे पास। देखो, पापा ने जो गलती की है ना, उसे मैं सुधारना चाहती हूँ। मैं और सूरज मिलकर ये दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं। और रही बात तुम्हारे कर्जे की ना आनंद, उसके जिम्मेदार तुम खुद हो, मैं नहीं। बहुत मुंह चलने लगा है। उसके बाद मैंने रात में चुपचाप रीना की बॉडी को एक बोरे में भर के जंगल में फेंक दिया। सूरज को क्यों मारा? सर, मैं सूरज के पास गया था वो प्रॉपर्टी के पेपर वापस मांगने के लिए। अरे आनंद, तुम यहाँ? सब ठीक है ना? रीना ने अपना इरादा बदल दिया है। वो ये प्रॉपर्टी अपने बच्चे के भविष्य के लिए रखना चाहती है। मैं जरा एक बार रीना से बात कर लेता हूँ। The number you are trying to call is currently switched off. फोन स्विच ऑफ आ रहा है उसका। आनंद, मेरी एक बार उससे बात हो जाए, फिर मैं खुद आके तुम्हें पेपर्स दे दूंगा। मुझे पता था कि सूरज मुझे वो पेपर्स देने वाला नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि उसे रास्ते से ही हटा देता हूँ। फिर ये बूढ़ा आदमी बनने का नाटक क्यों किया? सर, वो ज़मीन कटवाल में है। अगर उसके कागजात तहसील में जाते तो अमृतपाल को सब पता लग जाता, और वो ये ज़मीन मेरे नाम कभी नहीं होने देता। इसलिए मैंने वकील के साथ मिलकर कागजात में हेर फेर की। अमृतपाल की सूरज के परिवार से दुश्मनी है, ये सब जानते हैं। इसलिए मैंने उसके जैसा हुलिया बनाया और सूरज पर नज़र रखना शुरू कर दी। और मर्डर वाले दिन अपना मोबाइल वकील के यहाँ छोड़कर मैंने सूरज को अपने रास्ते से हटा दिया। फिर मैंने सूरज के घर जाकर उसके घर की तलाशी ली और वो डॉक्यूमेंट्स ले लिए। यमुना विहार में जाकर मैंने अपनी वेग और मेकअप का सारा सामान जला दिया। रीना का बलात्कार क्यों किया? बोल, रीना का रेप क्यों किया? बोल। सर, बताता सर, वो अमृतपाल रीना के लिए रिश्ते ढूंढ रहा था और वो कपिल उसके पीछे पड़ा हुआ था। सर, मुझे लगा कि रीना मेरे हाथ से निकल जाएगी, इसलिए मैंने अपने एक दोस्त से कह के उसका रेप करवा दिया और खुद हमदर्दी जताने चला गया। मैं रीना को भगा कर ले गया, सोचा कुछ दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कैसा इंसान है तू? अपनी लालच में इतनी तबाही मचाई, अब सारी जिंदगी जेल में सड़ना और यही सोचना। हर जुर्म के पीछे एक कहानी होती है, एक दस्तक होती है। जो वक्त रहते संभल गए तो संभल गए, वरना जुर्म की ये खाई अच्छों को निगल जाती है। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ, तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।